बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है श्रीनगर के स्टूडियो से। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी। प्रोग्राम है न्यूज एट 6, यानी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक की अहम खबरों के हवाले से जो तफासिल है वो हम आपकी नजर कर रहे हैं। लेकिन न्यूज एट 6 में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इलेक्शन साल 2023 के जाते जाते, क्योंकि अब दरमियानी स्तर पर जम्मू कश्मीर के अंदर हम हैं इस एतबार से कि आधा साल जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन इस आस में, इस उम्मीद में कि इस साल इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात होंगे, अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानब से जो एक नोटिफिकेशन 5 स्टेट्स के हवाले से ऑफिसरान की तकर्री और तबादले के हवाले से किया गया, लेकिन उसमें भी जम्मू कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं था। आज उमर अब्दुल्ला ने भी यही गिला और यही शिकवा किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि वो घुटनों के बल नहीं गिरेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस हवाले से भीख नहीं मांगेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है कि उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी चुनिंदा सरकार का मौका दिया जाए। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी का भी यह कहना है कि वो जमहूरियत के जड़ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इस तरह से सवाल भाजपा को लेकर भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर यह मुतालबा कर रही है कि यहां इंतखाबात फौरन से पेशतर होने चाहिए, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई कॉल क्यों नहीं ले रहा है, यह भी एक सवाल बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला जो कि आज नवाई सुबह में पार्टी के हेडक्वार्टर पर थे और यहां पर पार्टी के जो सीनियर क़यादत है उनके साथ एक मीटिंग कर रहे थे, और उसके बाद जब मीडिया नुमाइंदों के सवालात का उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया तो उस पर उन्होंने पहले मीडिया, उसके बाद सरकार और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को लेकर तनकीद की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे या आप चाहते हैं कि यहां पर इंतखाबात होने चाहिए, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने तंज़ीह अंदाज में कहा कि यहां सियासी तंजीमों से ज्यादा मीडिया को इलेक्शंस का फिक्र है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इनको, यानी सरकार को इलेक्शन करने होंगे तो कराएंगे, नहीं करने होंगे तो नहीं कराएंगे। हमने बार बार कहा है कि हम भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पर उतर कर उनके सामने भीख मांगेंगे। हाँ, इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये अवाम का हक छीनना चाहते हैं, यानी बीजेपी सरकार अगर अवाम का हक छीनना चाहते हैं और अगर इससे भी उनकी तसल्ली हो जाती है, उन्हें तसल्ली मिलती है, तो फिर करने दें, यानी फिर उन्हें इलेक्शन ना करने दें, उनकी चॉइस है, उनकी मंजूरी है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बाकी हम ये इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते थे, उन्होंने ही कहा था और उन्होंने इस हवाले से फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने ही कहा था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्यूम है, एक खला है और इससे भरने की जरूरत है, इसे पुर करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला के बकौल अगर इलेक्शन कमिश्नर को उस वक्त वैक्यूम नजर आया और उससे भरने का भी उन्होंने जिक्र किया, तो फिर क्या वजह है कि आज तक उस वैक्यूम को नहीं भरा गया। सीधा तनकीद, सीधा निशाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यानी उमर अब्दुल्ला ने आगे ये बात भी कही कि इलेक्शन कमीशन पर कौन सा प्रेशर है कि वो इंतखाबात को डिले कर रहा है। उन्हें भी हिम्मत करनी चाहिए ये कहने की कि प्रेशर है इंतखाबात न कराने की। सीधे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कॉल लेगा तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन एक ऑटोनॉमस इदारे के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें करने हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का दबे अल्फाजों में ही सही ये कहना था कि दरअसल सरकार, जो वक्त की सरकार है, उनका प्रेशर इलेक्शन कमिश्नर पर है या इलेक्शन कमीशन पर है, और यही वजह है कि यहां पर इलेक्शन नहीं कराए जा रहे। ज्यादा आप मीडिया वालों को ही है। अब करना है इनको इलेक्शन कराएंगे, नहीं करना है ना करें। मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें।
हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है। हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ही सेड देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़रा हिम्मत से कहें हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरे तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि जो जीओसी चिनार कॉर्प्स है उनकी जानब से कल एक बयान दिया गया है और उनसे सवाल किया गया कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं तो फिर क्या फौजी इनखला मुतवक्का है? तो उस पर जीओसी ने कहा कि कश्मीर से फौजी इनखला के लिए वक्त मौजू नहीं है। अलबत्ता पिछले 34 सालों में ये पहली बार है कि यहाँ मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत कम है। तो इस हवाले से उमर अब्दुल्ला से भी जब सवाल पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हाँ, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ फिल वक्त हालात ठीक नहीं है। हम खुद भी ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। अब ऐसे इलाकों में मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से साफ किया गया था। अब तो उनके लोग भी, यानी बीजेपी के लोग भी सरकार से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें हालात का पता है। इसी वजह से वो सरकार से सिक्योरिटी मांग रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने G20 के हवाले से भी किया उमर अब्दुल्ला ने, और उमर अब्दुल्ला का कहना था कि G20 करके ये यहाँ के हालात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के रहने वाले असलियत जानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जीओसी ने जो कुछ कहा है उन्होंने सही निशानदेही की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है। जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नज़र आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। बहुत मतलब आप देखिए किस तरह इनके लोग जो हैं सिक्योरिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इनको डर है। हालात जनरल साहब ने सही कहा, हालात ठीक नहीं है। ये लोग हालात के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं G20 करा के, लेकिन असलियत हम यहाँ के रहने वाले असलियत जानते हैं ना। G20 वालों के लिए तो आपने रास्ते साफ कर दिए, यहाँ रहने वाले लोग समझते हैं ना ट्रैफिक का क्या हाल है आजकल। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना जहाँ हमें 5 मिनट लगते थे आज हमें 40 मिनट लगते हैं। लोग रो रहे हैं, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते, मुलाजिम टाइम पे दफ्तर नहीं पहुँच पाता, मरीज़ एम्बुलेंस में दम तोड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक का हाल ख़राब है। G20 तो ठीक है ना, आपने दुनिया को एक और चेहरा जम्मू कश्मीर का दिखा दिया। जम्मू कश्मीर की असलियत हम यहाँ के रहने वाले जानते हैं, हम खुद कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जम्मू के अंदर थे और वहां पर आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब भी किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन बात अमरनाथ यात्रा को लेकर, और अमरनाथ यात्रा को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस हवाले से जम्मू से लेकर गुफा तक जितने भी इंतजामात हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ श्राइन बोर्ड की जानब से की जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां शुरू की हुई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए 4 से 5 नए यात्री निवास बनाए जाएंगे और ये यात्री निवास बालथल, नुनवन कैंप और जो कश्मीर का एंट्री पॉइंट है वहां पर वॉलनट फैक्ट्री पॉइंट जो है वहां पर बनाए जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि चंदनवाड़ी से बालतल तक एक रोड की तामीर पर भी गौर हो रहा है और इस हवाले से DPR तैयार किया जा रहा है जिसके तहत फिर ये सड़क यहाँ पर बनाई जाएगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के अंदर की तैयारियां श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मुकम्मल तौर पर की है और हर कोशिश होगी कि देश भर से जो श्रद्धालु आकर वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं, बाबा का तो दर्शन करें ही, यहाँ के लोगों की जो मूल विरासत है उसे भी अनुभव करें। ये सच है कि इस बार बर्फबारी ज़्यादा हुई, लेकिन BRO ट्रैक का काम कर रहा है, 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा।
यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी कई पहल हम लोगों ने प्रारंभ की थी। चंद्रकोट का भवन आप सब जानते हैं कि पिछली बार यात्रियों ने उसका उपयोग किया। मैं आभारी हूँ ONGC का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ONGC ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया है और आप सबने सुना 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ONGC कहाँ पर बनने वाले के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे जहाँ वालनट फैक्ट्री थी उसके बगल में 2 जमीन आवंटित हो गई है। नुनवान डैम के पास भी हम जमीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण सुविधाएँ काफ़ी बढ़ेंगी। और एक जो प्रमुख बात मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL चंदनबाड़ी से पंचतरणी संगम टाप होते हुए बालटाल तक की सड़क की DPR बना रही है। वो एडवांस स्टेज में है। एक बार DPR पूरी हो जाए तो उस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से हम कराना चाहते हैं। सड़क निर्माण के बाद मैं मानता हूं कि हमको यात्रा का समय भी अधिक मिलेगा, जो चुनौतियां वो भी हमारी कम होंगी और संगम टाप से बाबा की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि समय समय पर आप लोग इस यात्रा के प्रति भी और देश भर के भक्तों के प्रति भी सद्भावना रखते हैं। समझता हूँ कि चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के अब हम लोग अभ्यस्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन हुआ और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। जम्मू कश्मीर के निवासियों के सहयोग के कारण, प्रशासन की प्रतिबद्धता और सिक्योरिटी फोर्सेस की सजगता के कारण एक नया इतिहास। नज़ीम, पूरे वादी कश्मीर के अंदर जो समाजी जराइम है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, यानी जो सोशल इविल्स है या जो इस हवाले से क्राइम हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। आज छोटे बच्चे भी बड़े लोगों का कत्ल कर रहे हैं। चोरी, डकैती, ड्रग्स जो है ये सब अब इसका ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद कि पढ़ाई लिखाई में ये समाज काफ़ी आगे जा रहा है, लेकिन इन तालीमात की वजह से भी या इन तालीमात जो है ये इन जराइम को कम करने में या इस हवाले से अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाने में भी कोई मददगार अभी साबित नहीं हो रही। इसके बावजूद कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और वो भी अभी तक इन जराइम को या इससे जुड़े जो वाक़ात हो रहे हैं उन पर काबू पाने में नाकामी नज़र आ रही है। दरअसल SSP श्रीनगर राकेश बरवाल ने भी इस हवाले से एतराफ़ किया है कि जो समाजी जराइम है वो आए रोज़ बढ़ रहे हैं और आज वो कुछ हो रहा है जो कभी नहीं होता था। और आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के हालात पर जब हम नज़र डालते हैं तो ना ही इतने क्राइम थे और ना ही इतने हीनियस क्राइम होते थे। लेकिन आज समाज इतना आलूदा हो गया है कि इसमें ड्रग पेडलर्स का सबसे ज़्यादा रोल है। ये SSP श्रीनगर राकेश बलवाल कहते हैं। राकेश बलवाल साहब ये भी कहते हैं कि पुलिस मंशियात के खिलाफ जंग में पेश है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जारी भी है। अवाम का भी रोल है कि अगर उन्हें समाज में कोई नार्को पेडलर नजर आ रहा है तो पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि पुलिस फौरी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये राकेश बरवाल ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत में कहा। अब छोटा मोटा भी कोई होता है क्राइम तो लोग हमारे पास थानों में आते हैं, उस केस की FIR होती है। पहले लोग सोचते थे कि हम यहाँ पे जाएं, स्टेशन में जाएं, नहीं जाएं। नंबर 1 तो ये बात है। नंबर 2 है कि आपने बिल्कुल बोला ठीक कि सोशल क्राइम बढ़ रहे हैं एकदम। एक 16 साल का बच्चा एक 45 साल के आदमी को चाकू मारता है और बिल्कुल बीच में मारता है, मार्केट में मारता है, दोपहर को मारता है, जो कि हम कभी नहीं सोच पाते थे। इसमें यह है कि फैमिलीज़ का भी रोल है कि आपका कोई अगर ऐसा है बच्चा जिसका वायलेंट नेचर है, जो थोड़ा आपको ये लगता है कि दूसरी तरफ जा रहा है, उसकी काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। और कुछ भी अगर किसी को भी आता है नज़र की मेरा बेटा कि थोड़ा सा हो रहा है चेंज, तो उसको उस बात को रिपोर्टिंग होनी चाहिए। या वो है नार्को में इन्वॉल्व है, इस पर नारकोटिक्स का भी रोल है इसमें। जो आपने कहा चोरी वाले जो वाक़े हैं उसमें हमने ये नोटिस किया है कि काफ़ी सारे 80% वाक़े हैं जो कि नारकोटिक्स से जिनका लिंक है। जब उस लड़के को अपनी फैमिली से पैसे नहीं मिलते तो फिर वो इन हरकतों पे आ जाता है। एक तो ये बात होगी। नंबर 2 आपने बोला नारकोटिक के ऊपर हमने क्या काम किया।
लास्ट ईयर हमारी 180 FIR थी, लगभग 280-90 लोगों को हमने अरेस्ट किया था और 52 लोगों को PSA भी किया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस साल भी अभी तक हमने 60 FIRs हो चुकी हैं, 120-25 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और लगभग 20 के आसपास PSA लगाए हैं। तो हमारी नाज़रीन, इस साल सफरी महमूद पर जाने का जो सिलसिला है वो कल से शुरू हो जाएगा और इस हवाले से आज़मीन हज का पहला काफिला हज हाउस श्रीनगर से या उसके साथ साथ श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से कल अपनी पहली परवाज भरेगी और उस पहली उड़ान में यही कहा जा रहा है कि श्रीनगर के हज हाउस से सुबह 9 बजे पहली परवाज जो है वो सफरी महमूद की तरफ रवाना हो जाएगी और सेकंड फ्लाइट 11 बजे जो है वो परवाज भरेगी। और इस हवाले से क्या कुछ फ्लाइट्स का शेड्यूल है ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज हमारे साथ है, क्योंकि फैसल आज सुबह से ही इस खबर को लेकर जो है अपडेट्स या उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। फैसल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर अब श्रीनगर के हवाई अड्डे से ये पहली परवाज जो है उड़ान भरेगी और इसमें कश्मीर भर से जो आज़मीन हज है उनका रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। टाइमिंग क्या रखी गई है और दूसरा ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये फ्लाइट्स डायरेक्ट श्रीनगर से सऊदी अरब की तरफ रवाना होंगी या कि फिर ये वाया होंगी या दिल्ली या मुंबई से कहीं से गुजरना होगा। जब हम हज की बात करते हो तो इस साल जो है करीबन 1200 के करीब आज़मीन हज जो है वो हज सफर महमूद पे जाने वाले हैं और जिनकी जो पहली फ्लाइट कल 3 बजे परवाज उठेगी, तो पहले जो 9 बजे हज हाउस में रिपोर्ट करने को कहा गया है और करीबन 600 के करीब जो आज़मीन हज है उनकी कल 2 फ्लाइट्स में उनको जो है दिल्ली ले जाया जाएगा। जहां तक आपने बात की कि डायरेक्ट या डायरेक्ट नहीं जाए, उनको वाया दिल्ली लिया जाएगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वही एयरपोर्ट की बात करते हैं। एयरपोर्ट की तरफ से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि कल स्पाइस जेट की जो परवाज़ सुबह एयरपोर्ट आएगी और उसके बाद आज़मीन हज जो है सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग हज हाउस करेगी। वहां पे उनके लगेज की चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद SRTC की बसों में उनको लेके एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा। वहां पे फ्लाइट में बिठाकर जो पहली फ्लाइट होगी वो 3 बजे पर उठेगी और उसके साथ साथ जो दूसरी फ्लाइट होगी एक बार फिर से आप इसको दुरुस्त करें। आपके कहने का मतलब है कि जो पहली परवाज शाम 3 बजे उड़ान भरेगी उन आज़मीन को सुबह 9 बजे हज हाउस पहुंचना और जो 5 बजे रवाना होगी सफरी महमूद की तरफ उन्हें सुबह 11 बजे हज हाउस पहुंचना है। क्या ये सही है? बिल्कुल, जिनकी फ्लाइट कल 3 बजे है उनको 9 बजे सुबह रिपोर्ट करना है हज हाउस और जिनकी फ्लाइट 5 बजे है उनको सुबह 11 बजे रिपोर्ट हज हाउस करना है। वहां पर उनकी चेकिंग, लगेज चेकिंग होगी, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद जो SRTC बस है उनमें उनको डाल के जो है फिर एयरपोर्ट लेके जाएंगे, जहां से वो फिर सफरी महमूद के लिए जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि हज कमेटी की तरफ से पूरी तरह इंतजाम वहां पे किया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी कल करीबन हज हाउस में आएंगे और वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग के बाद ही जो उनको एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा, फिर बाज़ाब्ता तौर पर वो सफरी महमूद पे जो है जा सकेंगे। फैसल, आज तक हमने देखा है कि जब भी सफरी महमूद पर रवानगी होती है आज़मीन की जानिब से, जो स्टेट का हेड होता था तो उन्हें फ्लैग ऑफ करता था और आज तक ये रस्म देखी गई है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्या कोई इस तरह की कोई प्लानिंग है या इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है मीडिया के सामने जाहिर किया गया है कि कल जो पहला काफिला रवाना होगा तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होंगे? क्या इस तरह की कोई इत्तला मिली है? देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर भी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहां पे नहीं आए थे, जिसके बाद काफी ज्यादा सवाल उठे थे। लेकिन इस बार भी हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द यूटी है, वो वहां पे जाएंगे, उसके बाद जो है हरी झंडी दिखाएंगे आज़मीन हज को। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अभी कल देखने वाली बात हुई कि आपको कौन सा ऑफिशियल कल वहां पे होगा या खाली हज कमेटी के अहदेदार वहां पे रहेंगे। जो हेड ऑफ द यूटी है उनके हवाले कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना ही इस तरीके का कोई प्लान अभी सामने रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जानकारी देने के लिए। फैसल रियाज हमें अपडेट कर रहे थे इस आज़मीन हज के हवाले से और ये भी कहा कि साबिका सालों में खासतौर पर पिछले साल जब आज़मीन को हज पर रवाना होना था तो उस वक्त कोई भी स्टेट हेड यहाँ पर नहीं था, बल्कि जो निचली सतह के अफसरान थे वो आए हुए थे। और इस बार भी अभी तक कोई प्लान ऐसा नहीं है, लेकिन शाम तक या रात गए तक या सुबह तक कोई प्लान बनता है जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा या उनका कोई एडवाइजर
कौन उन्हें रवानगी से कबल यहाँ पर फ्लैग ऑफ करता है, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर में बात करते हैं हम मुगल शाहरा की। तवारीखी मुगल रोड आज एक बार फिर से बंद हो गया है ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए, क्योंकि इस शाहरा को अगरचे बंद किया गया था, फिर इसे रीओपन भी किया गया है। आपको पता चले कि इससे पहले भी यहाँ पर कई एक जगहों पर पस्सियां गिराई थी, जिसके बाद यहाँ पर इस शाहरा को बंद किया गया था और आज भी इसे एक बार फिर बंद किया गया था, लेकिन बाद दोपहर इससे रीओपन किया गया है, ये इतलात मिल रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सड़क को क्लियर करने वाला अमला है उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की है, क्योंकि आज बारिशें भी हो रही थी और बारिशों की वजह से यहाँ पर यह सूरत हाल जो है बनी हुई है। नाज़रीन, हम बात करते हैं स्लॉटर हाउस की, क्योंकि यहाँ पर श्रीनगर के आलोची बाग के अंदर लगभग 10 साल कबल एक स्लॉटर हाउस की बुनियाद रखने के लिए एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था और आलोची बाग में 24 करोड़ रुपए की लागत से जदीद स्लॉटर हाउस तामीर करने का मंसूबा जो बनाया गया था, फिर से चंद साल बाद जो है काम भी शुरू किया गया। लेकिन इस ज़बहखाना की बुनियाद रखी गई, JKPCC जो है वो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी और इसे जदीद बुनियादों पर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था और यहाँ पर एक पनाहगाह बनाने का भी मंसूबा था, जो लाइव स्टॉक के लिए खाने पीने की अशिया, कोठेदारों के लिए दफातर और इसके साथ साथ तमाम फुजला को खाद में रिसाइकल किया जाएगा, इस तरह की फैसिलिटी रखने का भी उस वक्त जो है तजवीज़ रखी गई थी। और इसके अलावा प्लान के मुताबिक बाहर से लाइव स्टॉक ट्रकों को उतारने के लिए बराह रास्त वहां आना पड़ेगा, A क्लास B क्लास मटन की दर्जाबंदी की जाएगी, इस तरह का भी मंसूबा था। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मंसूबा था जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मुनासिब चेकिंग और स्टैंपिंग के बाद मटन को मार्केट में दस्तयाब रखने का भी उस वक्त फैसला किया गया था, लेकिन ऐसा ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ नज़र आ रहा है वो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर प्लिंथ तो लगाया गया है, लेकिन उसके बाद इसी स्लॉटर हाउस पर बंग उगी है, घास उगा है, लेकिन स्टेट अथॉरिटी की जानिब से इस स्लॉटर हाउस को बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आवामस आवामस अमे किन फायदे ओतर रेट गई 650 रुपये, आवाम ना सह मुबतला कत मज अगर 650 दिमो अकिस पुजस माज खतर यह 1 नंबर कि यह 2 नंबर, अगर ज़बे खान चालू गसा ये नेर A ग्रेड तो B ग्रेड तो C ग्रेड तो नून गोड़े त्रा C ग्रेड B ग्रेड नबर कुन मार्केटस मज कहें ये नेर ब्रो कल ज़बे खान माज बाज चेकअप कर तीरन लाइव स्टॉक चेक कर ठीक A ग्रेड पे बाजत मोहर पेवान तथ पे साफ शफाफ पे खसान वानन पे तिमन 10 वुहन वरियन मज गई वरानी ज़बे खान गई बंद तन गई ज्यादा तबाही। ये कर इनाग्रेशन 2010 मज तमें वज सोन प्रेसिडेंट सब तो बस नफर 5-8 कर त्रा संग बुनियाद, तमें वज कहें डिपार्टमेंट दक्षिण खोबर सारी डिपार्टमेंट गई तैयार तो मगर रुद इथे पे ये वो पोतर वंदस तक कम चलान दपो यह कम्प्लीट कर मगर गई बे वन बंद। यहाँ पर पुराने ज़माने में कई स्लॉटर हाउस यहाँ पर थे, जो इस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं उनके इलाकों में ये स्लॉटर हाउस हुआ करते थे। और फिर वो सियासत की नज़र चढ़ गए, सियासतदानों ने अपने अपने तरीके से वो स्लॉटर हाउसेस ख़त्म कर दिए। फिर एक यहाँ पर बचा जो रैनावारी का, वो भी एक की नज़र में था, एक मिनिस्टर के, मगर हमने उसमें कोशिश की जिसमें हमारे कमिश्नर साहब थे उस वक्त, कस्बा साहब थे कमिश्नर म्यूनसिपलिटी, उनकी वसात से उनके पास गए और उन्होंने उस स्लॉटर हाउस को बचाया और उन्होंने अपने तरीके से मॉडर्न तरीके से उसको बनाया। मगर वो तो एक छोटा है, रैनावारे के लोगों के लिए जो इस कम्युनिटी से वापस है उनके लिए वो काफ़ी है। बाद में पता चला कि ये जो यहाँ का स्लॉटर हाउस है आलूची बाग का, तो इसमें उस वक्त के जो कमिश्नर थे शेख मुश्ताक साहब थे, वो दिल्ली भी गए थे, उन्होंने इसका पूरा मॉडल बनाया था उस वक्त। तो मैंने भी उनको दिल्ली में देखा, उनको मैंने कहा कुछ इसमें थोड़े से इसमें ऐड किए कुछ पॉइंट्स, तो उन्होंने कहा ये बड़ा स्लॉटर हाउस यहाँ बन जाएगा। तब से आज तक
इसमें काम भी शुरू हुआ, इसका इब्तिदा भी हुआ, मगर अभी तक ये बना नहीं। इसमें साइड चलिए न्यूज़-8 में जाते जाते बात करते हैं माहौलियात के हवाले से भी। कल ही माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, लेकिन अब माहौलियात का आलमी वीक भी मनाया जा रहा है और इस निस्बत से माहौलियात को पाको साफ रखने के लिए आज दोबीवन टंगमर्ग के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें एक निजी स्कूल के बच्चों ने शिरकत की है। एक रैली भी निकाली गई है जिसमें बच्चों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे और बैनर्स थे, जिसमें माहौलियात को साफ-पाक रखने के हवाले से जो नारे थे वो रकम किए गए थे। और इस दौरान लोगों के अंदर ये जानकारी भी आम की जा रही थी कि वो माहौलियात को साफ-पाक रखने में अपना रोल निभाए। Could you tell me why we celebrate Environment Day? Yes, sir. We celebrate Environment Day to protect our environment because we are polluting our environment for human selfishness. जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। हम पेड़ काट रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और लोग बीमारी का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। हमें सर लोगों को अवेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक ना यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक ज़्यादा जो है वो पोल्यूट करता है हमारे सॉइल को। और हमें लोगों को ये भी कहना है कि ज़्यादा। आज के न्यूज़-8 में बस इतना ही। अपने मेज़बान मेरीलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।